हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। अब अपन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। देखो भाई, क्या है करंट डेंसिटी? डेंसिटी वर्ड लग गया तो वॉल्यूम या एरिया से रिलेट हो जाती है क्वांटिटी अपनी। तो लेट किसी भी कंडक्टर से ये अपना करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब कंडक्टर से जब अपना करंट पास हो रहा है तो इस कंडक्टर में का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, एस वेक्टर। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाले, पास भी कैसे होगा? परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली पास होने वाले करंट I की जो क्वांटिटी होती है उसको अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो जो अपना J करंट डेंसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है I अपॉन, अगर एरिया S है तो I अपॉन S, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट I कैन बी रिटन एज I इक्वल टू J वेक्टर डॉट S वेक्टर। सो I कैन बी व्हाट? J इंटू S इंटू कॉस थीटा, बिकॉज I करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। सो करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अब अपन ने क्या है, एक तो करंट डेंसिटी J भी निकाली। इससे पहले अपन ने सिग्मा पढ़ा था, दैट वाज कंडक्टिविटी, रोस रेजिस्टिविटी, G कंडक्टेंस और R रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। अभी अपन इन सारी क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो अपना फर्स्ट रिलेशन अपन देखते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन J करंट डेंसिटी, सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन J करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। इनका मुझे रिलेशन चाहिए। पहले काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन है इसको अपन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म किसकी? ओम्स लॉ की, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो मुझे रिलेशन चाहिए किस इसका? J का, सिग्मा का और E का। तो देखो मुझे पता है, एक रिलेशन मैंने पढ़ा था, देखो J जो है दैट इज रिलेटेड टू I। सो I इक्वल टू होता है व्हाट? NEAVD। रिलेशन पढ़ा है अपन ने इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। मुझे J चाहिए, J करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, ठीक है। A इधर आ जाएगा, दिस विल बी I अपॉन A इक्वल टू NEVD। दिस इज J इक्वल टू NEVD। मुझे सिग्मा और E भी लेके आना है। E इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किसके साथ? VD के साथ। तो अपन को पता है कि भाई VD इक्वल टू क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अपन ने निकाली थी E टॉर्क और अपॉन M, याद है? इसी चैप्टर में निकाली है लेक्चर 1 के अंदर। सो जो J की वैल्यू है करंट डेंसिटी, दैट विल बी व्हाट? NE एंड VD इज E टॉर्क अपॉन M। तो J विल बी व्हाट? N इंटू E स्क्वायर, E टॉर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा? M। सो J इज NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन M और इंटू में क्या हो जाएगा? E। याद है क्या किसकी वैल्यू है? NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन M। NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन M वैल्यू थी किसकी? कंडक्टिविटी की, सिग्मा की। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा E हो जाएगा, वेयर सिग्मा इज व्हाट? NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन M विच इज 1 अपॉन रो। पढ़ा था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज J इक्वल टू E अपॉन रो, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E विच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ऐसे ही अपन रिलेशन निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी का। कैसे निकालेंगे देखो,
relation between resistivity and mobility. Resistivity rho and mobility is mu. इससे नोट किया था अपन ने मोबिलिटी को, ठीक है। तो रिलेशन मुझे निकालना है रेजिस्टिविटी का और मोबिलिटी का। तो सेम अपन जानते हैं, अभी अभी अपन ने देखा था करंट I इक्वल टू क्या होता है, NAVD होता है, और I अपॉन A इज J, I अपॉन A इज J इक्वल टू क्या होता है NAVD, ठीक है। VD क्या लेके आना है, मोबिलिटी लेके आनी है इक्वेशन में। तो VD का मोबिलिटी के साथ रिलेशन J इक्वल टू NE, VD वॉज म्यू ई, याद है क्या, किया था इस चैप्टर में मोबिलिटी की डेफिनेशन में। सो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज़ NE म्यू, और J के नीचे मैं एक E को ले आता हूँ, तो दिस इज J अपॉन E। देखना है रिलेशन अभी अभी अपन ने निकाला था, J इक्वल टू E अपॉन रो। सो J अपॉन E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी J अपॉन E, 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा NE म्यू, और 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा NE म्यू हो जाएगा। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, म्यू इज द मोबिलिटी। मुझे रिलेशन किसका निकालना था, मुझे रिलेशन निकालना था रेजिस्टिविटी का और मोबिलिटी का। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी रो एंड मोबिलिटी म्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी सिग्मा एंड मोबिलिटी म्यू। तो ये दो रिलेशन मेरे को फाइंड करने थे। दीज आर द रिलेशन बिटवीन दोज डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जो कंडक्टर होते हैं ना, वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो एक्चुअली में क्या है कि जो टोटल जितने भी टाइप के मटेरियल है ना, उन मटेरियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको तो बोला गया है ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। और जो उनको ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोला गया है नॉन ओमिक डिवाइसेस। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, वन इज ओमिक डिवाइसेस एंड अदर आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक नाम से पता चल रहा है ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसको, ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो जो आप V और I का कर्व बनाओगे ना, वो V और I का जो कर्व होगा वो कैसा होगा, वो लीनियर होगा। वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। भाई ये V, ये I, ये कर्व बनाया, क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई I की एक सिंगल वैल्यू के लिए V की सिंगल वैल्यू, I की इस वैल्यू के लिए V की ये वैल्यू, I की इस वैल्यू के लिए V की ये वैल्यू। दैट मीन्स जो वैल्यूज होंगी ना वो कैसी होंगी, यूनिक होंगी। ईच I की वैल्यू के लिए V की वैल्यू क्या होगी, सिंगल होगी, ठीक है। तो अपन को यूनिक वैल्यूज मिलेंगी और ग्राफ कैसा होगा, हमेशा लीनियर होगा, ठीक है। तो दोज फॉलोइंग ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। ओमिक डिवाइसेस जैसे कि मान लो रेजिस्टेंस है, वो ओमिक डिवाइसेस है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। नॉन ओमिक डिवाइस की बात करूं तो वो जो फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते मतलब जो VI का कर्व है वो कैसा होगा, वो नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा। मतलब देयर विल बी नो यूनिक रिलेशन बिटवीन V एंड I। मतलब V की एक वैल्यू के लिए I की एक वैल्यू हो, ये कंपलसरी नहीं है इन डिवाइसेस में। जैसे कि देखो एग्जांपल में अगर देखूं, देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो डायोड होता है वो नॉन ओमिक डिवाइस होता है, ठीक है। या GaAs का जो डायोड होता है वो क्या होता है, नॉन ओमिक डिवाइस होता है। या फिर मान लो लॉजिक गेट्स, ये तो अपन ने सुना ही नहीं अब तक। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अपना चैप्टर है ना सेकंड बुक के अंदर, वहाँ अपन इनको पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर हैं ये, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर ही अपन इनको डिटेल में देखेंगे। तो लॉजिक गेट हो गए, ये सब क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। जैसे अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड के लिए अगर VI कर्व बनाऊँ, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ऐसा कर्व मेरे पास आता है, ये V और ये I, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेरे को नहीं मिल रही, तो दिस इज नॉन लीनियर डिवाइस, दैट इज नॉन ओमिक डिवाइस। अच्छा, ये इसका ग्राफ लीनियर है ना, इसलिए इसको ओमिक के साथ साथ लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर है, तो इसको नॉन ओमिक के साथ साथ
नॉन लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ नॉन लीनियर सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड का, तो दिस इज नॉन ओमिक डिवाइस। ऐसे ही मान लो GES के लिए कर्व बनाऊं मैं, तो GES का कर्व बनाऊंगा, दिस इज दिस ऑलमोस्ट ये कर्व होता है अपना V और I का GES के डायोड के लिए। तो क्या हो रहा है कि भाई देखो डिफरेंट सेम करंट की वैल्यू 2 वोल्टेजेस पे पॉसिबल है। सो देयर इज नो यूनिक रिलेशन बिटवीन I एंड V, मीन्स I की डिफरेंट वैल्यूज A की V की वैल्यूज पर पॉसिबल हैं। तो दिस इज नॉन लीनियर ग्राफ ऑल्सो। सो दीज आर नॉन लीनियर डिवाइसेस और ओपेक डिवाइसेस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर डिवाइसेस, नॉन लीनियर डिवाइसेस, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है क्या? तो दो टाइप के अपने डिवाइस होते हैं, किसके बेसिस पे? ओम्स लॉ के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा ओम्स लॉ तो अपन जो पढ़ रहे थे ना, तो वो किसके लिए था? ओम्स लॉ तो रेजिस्टेंस के लिए था। तो जो रेजिस्टेंसेस होते हैं ना, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है, ठीक, लेकिन रेजिस्टेंस अपन अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं ना किसी सर्किट के अंदर प्रैक्टिकली, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, स्पेसिफिकली एक डिवाइस भी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, अब जो रजिस्टर होता है ना वो दो टाइप का हो सकता है। जो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस बनाते हैं अपन, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है कौन, दैट इज कॉल्ड कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन रजिस्टर। ठीक है, और एक होता है वायर बाउंड, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप, वायर बाउंड रेजिस्टेंस या वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, कार्बन रजिस्टर में, वायर बाउंड रजिस्टर में? कार्बन रजिस्टर जो होता है वो बनता है किससे? कार्बन पाउडर से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन से बनेगा वो कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, जनरली जो यूज में आते हैं मैक्सिमम वो यही कार्बन रजिस्टर यूज में आते हैं। कभी अगर आपने कोई सर्किट देखा हो, जैसे आपका कभी चार्जर खराब हो गया, आपने उसको खोल के देखा, तो वहाँ क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं उसके अंदर, ऐसे। ठीक है, ऐसे दोनों साइड वायर होते हैं उन सिलेंडर्स पे ऐसे, और कलर्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, दैट इज कार्बन रजिस्टर। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर होता है, वो क्या होता है कि अपन का कोई सिलेंड्रिकल इंसुलेटर पे वायर्स बाउंड किए जाते हैं ऐसे। ठीक है, उस पे वायर्स ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बाउंड कर देते हैं, तो वायर्स उस पर बाउंड कर देते हैं, तो क्या होता है, अपन जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वायर बाउंड रजिस्टर में लेंथ के साथ क्या चेंज करते हैं अपन, रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। इसमें सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर क्या होता है, ऐसे वायर्स बाउंड होते हैं जिनमें इधर से कनेक्शंस निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स जो रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। वन इज कार्बन रजिस्टर एंड अदर इज वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक है, अब अपना क्या है कि कार्बन रेजिस्टेंसेस की कलर कोडिंग पहले अपने सिलेबस में थी, अब इस साल वो निकाल दी है, बहुत ज़्यादा यूज की नहीं है, कंपटीशन में भी ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, कभी 10-12 साल में एक आध क्वेश्चन पूछा होगा, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, तो उसको अपन छोड़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पर चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस भी अपने सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन समझ लेते हैं, यूज में आएगा। ठीक है, समझना जरूरी है आपको, वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन तो दो ही टाइप के होते हैं, अपन जानते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो ही कॉम्बिनेशन अपन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को, आइदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, दो टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो दोनों ही कॉम्बिनेशंस को अपन एक एक करके देख लेते हैं। तो अपना जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन अभी देखें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे देखना है। अच्छा, अपन ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन भी देखे थे पहले, और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन जब अपन ने देखे थे तो वहाँ अपन ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस देखा था, क्या होता है, उनकी रिकॉग्निशन क्या होती है, ये भी अपन ने वहाँ देखा था। अपन को पता है कि अगर कोई भी डिवाइस सिंगल पाथ पे अटैच हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी तक अगर मैं जाना चाहता हूँ, दिस इज R1, दिस इज R2, बोथ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड ऑन सिंगल पाथ। तो जो सिंगल पाथ पे कनेक्टेड हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, दोज आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 2 पाथ पे कनेक्टेड हैं, ये R1 कनेक्ट है, ठीक है, ये R2 कनेक्ट है,
ठीक, ये पॉइंट ए से बी तक मैं जाना चाहता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए से बी तक जाऊंगा, देयर आर टू डिफरेंट पाथ्स, तो डिफरेंट पाथ्स पे जो कनेक्टेड होंगे अपने डिवाइसेस, दोज आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक चीज और कि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्ट्रेट लाइन है तो चार्ज कंजर्व होता था, अपन ने देखा था कैपेसिटर के अंदर, तो यहाँ भी क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक, पैरेलल में वर्क डन सेम होता है, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए मीन्स पोटेंशियल सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अपन पहले देख रहे हैं। लेट मेरे पास आई एम हैविंग टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ये A, B एंड C। तो मैं इसके साथ एक ये बैटरी अटैच कर दूं, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल V, तो प्लस माइनस V इन पे पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल तो कितना अप्लाई हुआ है V बैटरी से, ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई हुआ है V। बैटरी का पॉजिटिव इधर था, पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, लेट इसके अंदर I करंट फ्लो हुआ, दोनों सीरीज में है, करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो वर्क डन होता है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, सोर्स चार्ज को फ्लो करवाना चाहेगा, तो फ्लो करवाने के लिए सोर्स को वर्क करना पड़ेगा, तो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के अगेंस्ट उसको डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए पोटेंशियल भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये R1 या R2 दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 और करंट तो सेम होगा, करंट I, ठीक। तो देखो अपन ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ ये कहता है V इक्वल टू IR कहता है, तो रेजिस्टेंस 1 के लिए V1 इक्वल टू IR1 ये होगा, ठीक है। सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के लिए V2 इक्वल टू IR2 इक्वेशन 2 ये होगा, ठीक है। मुझे पता है टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू वॉट IR नेट टोटल पोटेंशियल, तो टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज REQ, R इक्विवेलेंट से मैंने डिनोट किया है, इक्वल टू V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, I कैंसिल आउट, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट मीन्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो डायरेक्ट एडिशन कर दो तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस के, इधर जो रिजल्ट सीरीज में आ रहा है उधर वो रिजल्ट पैरेलल में आ रहा था, और इधर जो रिजल्ट पैरेलल में आएगा उधर वो रिजल्ट सीरीज में आ रहा था। तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये तो दो की बात हो गई। इफ n आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, सबको ही जोड़ दो, n भी है तो n भी ऐड ही होंगे, तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबको डायरेक्ट ऐड ही करना है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सब सेम हो तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डैश डैश Rn इक्वल टू क्या हो जाए, R हो जाए, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R ऐड करते चलो n तक, सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें रेजिस्टेंस अगर n लगे हुए हैं तो जो इक्विवेलेंट है वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होगा सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो अपन को क्या करना है, सिंपली सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देना है, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। आगे बात समझ में। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में द रेजिस्टेंस विल बी ऑन टू डिफरेंट पाथ्स और मोर देन टू डिफरेंट पाथ्स, बट सेम पाथ में नहीं होंगे बस। तो लेट एक ही रेजिस्टेंस है मेरा R1, दिस इज R2, ठीक है।
पॉइंट ए बी, तो ए से बी के बीच में देयर आर टू डिफरेंट पाथ्स। बैटरी से इधर कनेक्ट कर दिया लेट, तो बैटरी का पोटेंशियल V है, करंट फ्लो होगा इधर से, लेट I करंट फ्लो होगा, लेट इसके अंदर गया I1 और इसके अंदर गया I2। पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम पोटेंशियल और करंट की वैल्यू तो डिपेंड करेगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के लिए। अब देखो क्या हुआ कि भाई मैं ओम्स लॉ ही अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। सो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। दिस इज फॉर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई टोटल करंट कितना हो गया। सो टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2। टोटल करंट है टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट इक्वल टू I1 इज V अपॉन R1 प्लस I2 इज V अपॉन R2। V तो कैंसिल आउट हो गया। सो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दैट मीन्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो उनका अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। द इनवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। R1 R2 एलसीएम ले लूँ, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस विल बी द इक्वलेंट रेजिस्टेंस R इक्वलेंट। ठीक है, अच्छा n कनेक्टेड हो तो इफ n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, इफ n रेजिस्टेंसेस आर connected then there will be R 1 upon R equivalent will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dash 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 1 upon Rn। सबका क्या कर दो, रेसिप्रोकल को ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या मान लो सब सेम हो तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डैश 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 Rn हो जाए। सो 1 अपॉन R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। अच्छा सब कुछ R के बराबर, प्लस 1 अपॉन R कितने टाइम्स, n टाइम्स 1 अपॉन R। सो 1 अपॉन R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, n अपॉन R। सो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R अपॉन n हो जाएगा। दैट मीन्स जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है भाई, तो पता चल गया अपन को कि कैपेसिटर का जस्ट कैसा है, ये उल्टा है। कैपेसिटर के अंदर जो कॉम्बिनेशन सीरीज या पैरेलल में होते थे वो यहाँ पे जस्ट कैसे हो गए, उल्टे हो गए। सो दीज आर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे क्वेश्चन आए ना अपने पास, तो रेजिस्टेंस जो वही काउंटिंग में आएगा जो इफेक्टिव होगा। कैसे, मान लो ये मेरे से पूछ रहा है, एक डायग्राम मुझे दे दिया कि भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो आप। ठीक है, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 10 ओम। ठीक है, अब दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, दिस इज एंड सी एंड दिस इज एंड डी। अब मेरे से ऐसे बोले कि भाई आप एंड ए और एंड बी के बीच का रेजिस्टेंस बता दो, इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जिन दो एंड से बीच में उनको रेजिस्टेंस बताना होता है ना, वहाँ अपन क्या कनेक्ट करते हैं, बैटरी, प्लस और माइनस। अब देखो यहाँ मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा ना तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे आएगा इधर। अब आगे देखो कि अगर करंट इसके अंदर जाए तो आगे तो पाथ ही नहीं, कनेक्शन ब्रेक है, तो इसके अंदर तो करंट जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये आगे से ब्रेक है सर्किट। ठीक है, वायर टूटा हुआ है तो करंट नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा करंट इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। इधर से आई आया तो इधर ही आई फ्लो कर गया। अब मान लो इधर से भी 2 ब्रांचेस में डिवाइड होना है, लेकिन इधर नहीं जाएगा। क्यों, ये भी आगे से ब्रेक है तो इसके अंदर भी करंट नहीं जाएगा, तो पूरा करंट इधर से फ्लो होकर कहाँ चला जाएगा, वापस इधर। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना इस सर्किट का, इसमें तो करंट गया ही नहीं,
इस सर्किट में अगर करंट गया ही नहीं तो ये रेजिस्टेंस तो अप्लाई हुए ही नहीं, तो ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो रेजिस्टेंस ओनली काउंटिंग में कितना आएगा, ये पोर्शन काउंटिंग में आएगा। अब देख लो A to B सिंगल पाथ पे हैं 10 10 10, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? जो इफेक्टिव नहीं है रेजिस्टेंस वो काउंटिंग में ही नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन होता, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो कि भाई इसी क्वेश्चन में मैं वापस H बना दूं, ठीक है, ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 और ये 10, ठीक है, ये एंड A, ये एंड हो गया B, ये एंड हो गया C और ये एंड हो गया D। मैं आपसे बोलूँ एंड A और D के बीच में बता दो रेजिस्टेंस क्या होगा इक्विवेलेंट, तो A और D के बीच में मैं ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट एंटर करा, इधर से आया, अब इधर तो जाएगा नहीं, ये तो सर्किट आगे से ब्रेक है, पूरा करंट किधर जाएगा, इधर से आएगा, इधर चला जाएगा, इधर से फिर आएगा तो देखो इधर नहीं जाएगा, क्यों, आगे इधर ब्रेक है, ब्रेक है सर्किट, ठीक, तो कहाँ जाएगा करंट, इधर, तो इधर से होता हुआ वापस। इसका मतलब किस किस में करंट नहीं गया, एक तो इसमें नहीं गया, ठीक है, और एक इसमें नहीं गया, तो ये इफेक्टिव ही नहीं होंगे। इफेक्टिव नहीं होंगे तो 1 2 3 ये 3 ही काउंटिंग में आएंगे, ये सिंगल पाथ पे हैं 10 + 10 + 10, आंसर तो 30 रहेगा, लेकिन डिफरेंट तरीके से 30 आ जाएगा। बात आई क्या समझ में? तो वही बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं हो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। एक चीज़ और याद रखना, क्या याद रखना कि भाई ये हमेशा क्या करता है, शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट पाथ फॉलो करता है कौन, करंट। करंट हमेशा क्या करता है, शॉर्टेस्ट या ईजीएस्ट पाथ फॉलो करता है। मान लो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ ये सेकंड रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, ठीक है, और एक थर्ड रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज एंड A, दिस इज एंड B, ठीक है, और यहाँ ये मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, वायर लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये A से B के बीच में आपसे R इक्विवेलेंट पूछूं कि भाई क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस, लगा दी बैटरी, चलो प्लस माइनस करंट गया। अब देखो करंट इधर से जाएगा ना I, इधर आया I, अब देखो इसके पास ये दो ऑप्शन हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस कि भाई करंट इधर आए 10 ओम में से पास हो जाए या इधर से चला जाए। अब आइडियली तो देखो क्या होता है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस अपन 0 ही मान के चलेंगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के, अब करंट के पास ऑप्शन है कि या तो ऐसी जगह से जाए जहाँ वो 10 ओम का रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा, या फिर वो ऐसी जगह से जाए जहाँ वो क्या करेगा, 0 ओम, मतलब उसको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगेगा। तो आप कहाँ से जाओगे, आप तो वहाँ से जाओगे जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप तो ईजीएस्ट पाथ फॉलो करोगे। तो ईजीएस्ट पाथ मतलब करंट यहाँ नहीं जाएगा। अच्छा, दोनों में रेजिस्टेंस होता, इधर 10 होता, इधर 5 होता, तो फिर क्या होता, रेजिस्टेंस तो दोनों में ही है, तो कुछ करंट इसमें जाता, कुछ करंट इसमें जाता। पर इस केस में क्या है कि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सर्किट कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो फिर अपना करंट इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में ना जाके क्या करेगा, सीधा इधर से निकलेगा, इससे होता हुआ, और फिर सीधा ही इधर आएगा, उसके अंदर फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा कि वो इफेक्टिव ही नहीं रहा। इफेक्टिव नहीं रहा तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये 10 और 10 सीरीज में 20 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनिशियली याद रखना रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। बाकी के और बुक के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे उनसे, और आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे बाकी के टॉपिक्स। थैंक यू।